डॉक्टर साहब आप कुछ बताएंगी सभी भाई बहनों को, क्योंकि बाबा कहते कि दिल मेरे को चाहिए, आपका दिल। हाँ, बाबा तो हाँ, दिलाराम है ना, अब बाबा को दिल चाहिए। अब बाबा को दिल तो टुकड़े टुकड़े वाला दिल तो नहीं चाहिए ना, सही बाबा सलामत वाला दिल चाहिए। तो बाबा का तो उसको सही सिंपल सलामत फॉर्मूला वही है, कैसे सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सबसे अच्छा तो ये है कि सच्चाई और सफाई है बाबा के बच्चों में, तो अपने आप दिल स्ट्रांग हो जाता है और बाबा ध्यान रखते हैं। सच्चाई बाकी देखिए, सफाई आजकल हो तो दिल आजकल की दुनिया के हिसाब से और शरीर के हिसाब से देखा जाए तो हार्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और कोई एज क्राइटेरिया नहीं रह गया है। जैसे पहले हम कहते थे कि एज है कि भाई 60 से ऊपर का पहले एक मीडियन निकाला गया था कि मैक्सिमम कार्डियक डिजीज होती हैं। हाँ पर जी। अब जो नया वो आ रहा है और डब्ल्यूएचओ ने भी दिखाया कि 30 to 50 में बहुत ज्यादा कार्डियक डिजीज देखी जा रही हैं। तो उसका कारण डेफिनेटली सबसे पहले हम सबको पता है कि हार्ट के लिए एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, चिंता। तो उसका स्ट्रेस कैसे वर्क करता है? स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन। तो किसी भी चीज का जब बॉडी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो हमारा ब्लड प्रेशर हो, चाहे हमारा ब्लड शुगर हो, चाहे हमारा थायराइड हो, या हमारे बाकी हार्मोनल चेंजेस हों, तो फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में। तो जैसे बाबा के बच्चे बनने के बाद, योग के बाद, और हमारी डाइट अच्छी हो जाती है, तो उससे तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो कभी उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। ज़रूर एक नॉर्मल कांस्टेंट मॉनिटरिंग सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा, जैसे बाबा भी कहते हैं, चेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो बीपी की चेकिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही शुगर को बहुत कांस्टेंट रखना चाहिए। शुगर भी अगर डायबिटिक है तो कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा, डाइट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम सबको पता है कि लिपिड प्रोफाइल बहुत मायने रखता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर किसी को टेंडेंसी है तो सिंपल लाइफस्टाइल, अच्छा खाना खाने खा के, जिसमें ज़्यादा ऑयली ना हो, फ्राइड ना हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि थोड़ा लाइफस्टाइल इस तरह से हो जिसके अंदर हमारे को थोड़ी एक्टिविटी ज़रूर हो। मॉर्निंग एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और रात में भी खाने के बाद वाला एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमना है, कोलेस्ट्रॉल तो जमता है जैसे कहते हैं, बोलते भी है। तो जो खाने के डिनर के बाद बाद है वो एक्टिविटी डॉक्टर बहुत साहब? ज़रूरी है। तो डिनर के बाद 20-25 मिनट्स वॉक बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा। और एक और चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हमें कार्डियक का चेकअप एक पर्टिकुलर एज है, जैसे हम कहते हैं आज के टाइम में 40 ईयर्स के बाद जरूर बेसिक कार्डियक प्रोफाइल जो होता है, जिसके अंदर कुछ ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा कंप्लीट हीमोग्राम है, शुगर है, किडनी के टेस्ट है, क्योंकि किडनी भी इनडायरेक्टली कार्डियक को मैटर कर सकती है। तो किडनी को सही रखना भी जरूरी है, लिवर को सही रखना भी जरूरी है। और उसके बाद अगर हार्ट की प्रॉब्लम है भी, तो हमें ये समझना है कि स्ट्रेस कितना इम्पोर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आजकल देखे जा रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉर्निंग 4 to 7 के बीच में। तो जितना हम शेयर कर सके, बाबा के साथ शेयर करें, अपनों के साथ शेयर करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं चिंता ही चिंता का कारण बनती है, बाबा भी कहते हैं। तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको रिलीव रखें। और मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड हार्ट डे के दिन एटलीस्ट हम एक प्रण करें साल में, हर एक साल में एक प्रण करें कि कोई हमारी बुरी आदत, कोई हमारा बुरा संस्कार जो हमारे शरीर को तंग कर रहा है, हमारी आत्मा को तंग कर रहा है, उसको जरूर बदलने की कोशिश करें, योग से और बाबा के ज्ञान से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। सविता बहन भी कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत थैंक सुंदर। थैंक यू ओम बाबा। शांति। जी, ओम शांति। हार्ट, जैसे डॉक्टर पिंदर ने बताया है ना, सारा मेन तो स्ट्रेस ही है। और हमें ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेस डजंट ऑलवेज मीन, कई लोग कहते हैं नहीं हमें स्ट्रेस नहीं है, ये तो हमारा नॉर्मल ही है जो सोच है। पर अगर हम ये समझें कि जो हमारी थिंकिंग हॉर्मोन्स है, मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ, जो हमारी सोचने की जो एरिया है ब्रेन का, जो हमारे ग्लैंड्स हैं जहाँ से हमारी सोचने की हार्मोन्स निकलती हैं, वहीं से हमारी बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स भी निकलती हैं, और बाकी बॉडी के हार्मोन्स का जनरेटर भी वही है। तो हम जब कुछ भी सोचते जाते हैं तो हम अपनी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को क्रिएट करते जा रहे हैं, ज़्यादा क्रिएट करते जा रहे हैं। और अगर हम अपनी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, हमारी आर्टरीज, हमारे हर ऑर्गन पे असर करता रहता है, करता रहता है। कंटिन्यूअस प्रेशर में हमारी सारी बॉडी रहती है। तो जरा छोटी छोटी चीज़ों से, हमारी रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स की वजह से
वो फिर एकदम एस्केलेट होकर के हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखते हैं कि जब जब हम कुछ कुछ एक भी चीज सोचते हैं तो वो हमारी हार्मोन्स जा करके हमारी वेसल्स को डैमेज करती हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स हमारी वेसल्स को डैमेज करती हैं, और उन डैमेजेस की वजह से ही हमारी हीलिंग पावर भी स्लो होती जाती है। तो अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखेंगे, हमारी डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखने का मतलब है ज्यादा ऑयली, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, और बहुत अधिक भी नहीं खाना है, रिक्वायर्ड से ज्यादा नहीं खाना है, मतलब बहुत हैवी फूड्स नहीं खाने हैं। ठीक है, कभी कभार हो जाए, वंस इन अ वाइल मतलब वंस अ वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमने ऑयली या मीठा खा लिया। बाकी ओवरऑल अगर हम 6 डेज अ वीक अपनी डाइट को कंट्रोल में रखेंगे तो स्टिल वी हैव 1 डे कहते हैं कि जिसमें कि हम थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, कि थोड़ा सा मीठा भी खा लिया, थोड़ा सा तला हुआ खा लिया, बट वो एक दिन से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लिक्विड्स हमें खूब ज्यादा लेनी चाहिए, हो सके तो सुबह उठते ही हम पानी पिए, गुनगुना तो पानी। आप कह रहे हो मीठा, मीठा गुड़ का आइटम तो ले सकते हैं कि वो भी नहीं लेना है? और कहाँ है जनरल जो शुगर लेनी है वो हमने थोड़ा शक्कर कर ले, चीनी की जगह शक्कर कर ले तो अच्छा रहेगा, बट वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। माना वो गुड़ का ही होता है ना? हाँ जी, शक्कर पर तो डेली सही हम लोग पर डेली हम लोग मीठा खा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। मतलब वंस अ वीक पर अगर लिमिट कर लें, वंस अ वीक कोई ऑयली चीज लिमिट कर लें, बट इन जनरल रूटीन हम लिमिटेड थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल खाना खाएं, जिसमें फ्रूट्स, सैलड्स, बैलेंस्ड मील ज्यादा खाएं, नमक भी ज्यादा ना लें। तो अगर लेना भी है तो वंस एक दिन फिक्स कर लें वीक का, उसमें थोड़ा सा ये हम गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं, कई बार देखा गया है इतना कंट्रोल नहीं आया होता है, तो वो डेली ही फिर होता रहता है, आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, कंट्रोल नहीं हुआ। तो बॉडी को एजुकेट करने के लिए हम कह सकते हैं 6 दिन बाद नहीं, ओके आज का संडे का दिन है, आपको मिलेगा कुछ अच्छा खाने को। तो उस तरह से अगर हम करेंगे तो माइंड पे भी कंट्रोल आ जाता है, कि पोस्टपोनमेंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन हम कहते हैं इसको, पोस्टपोन करिए आपको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। तो 6 डेज अगर हमने कंट्रोल डाइट अपना रूटीन चलाया है दिन का, तो 7th डे आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि आपको अच्छा खाने को मिल गया। तो पर फिर इस तरह से हमें करना होता है, माइंड को ट्रेन करना है, फिर धीरे धीरे वो चीजों की हैबिट भी छूटने लग जाती है। तो एक तो फूड पे हमें इस तरह से हैबिट करनी है, और हमें पानी पीने की खूब हैबिट डालनी है, क्योंकि अगर हम पानी पियेंगे तो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते रहेंगे, कंट्रोल में रहता है। गुनगुना पानी पीने की जितनी हैबिट डालेंगे, तो पानी खूब पीते रहें डेली, सुबह उठते ही जरूर पानी पिए, और शाम को भी, रात को सोने से पहले भी पीने। लेकिन अगर जिनको कुछ रात को उठने की प्रॉब्लम है बाथरूम जाने की वजह से, तो वो रात का अवॉइड कर सकते हैं, बस सुबह उठते ही जरूर पीना चाहिए। ये भी हेल्प करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स मॉर्निंग में होते हैं, जब हम सोते हैं तो खून थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है, इसलिए ज्यादातर हार्ट अटैक्स एक तो मॉर्निंग में होते हैं, और दूसरा मंडे मॉर्निंग ज्यादा होते हैं। मंडे क्योंकि वीकेंड पे आराम से रिलैक्स किया, अब मंडे सडनली, मंडे ब्लूज कहते हैं, मंडे स्ट्रेस आया, तो सडनली उठता है इंसान तो सोचता है ओ इतना कुछ करना है, इतना वर्क है, प्रेशर। काम करना है। हाँ जी, तो वो एकदम मंडे मॉर्निंग और फ्राइडे इवनिंग मैनेजर की बात बाबा भाई जी जो कैसे हैं, हाँ जी भाई जी कहते हैं। तो इसलिए, और एक और ये देखा गया है कि सडनली गेटिंग अप फ्रॉम बेड नहीं होना चाहिए, जो बाबा भी एजुकेट करते हैं, एकदम उठ के बेड से एकदम उठ के कार्य ना करें। थोड़ी देर के लिए जैसे ही नींद खुली तो 5 मिनट चाहे बेड में लेटे हुए ही रिलैक्स करें, अपने आप को एकोमोडेट, अपने आप को कंपोज करें, बाबा को याद करें, और फिर उसके बाद उठे, थोड़ी देर बैठे, एकदम एक्टिविटी घर में शुरू नहीं कर देनी चाहिए, पानी पिए, थोड़ा सा बैठे, और उसके बाद धीरे धीरे एक्टिविटी करें। हो सके आधा घंटा अगर हमें मिल जाए रिलैक्सेशन का, मेडिटेशन हम सब करते ही हैं इसीलिए, तो वो चीज हेल्प करती है। सडनली हमारी हार्मोन्स एकदम कूल हार्मोन से एकदम स्ट्रेसफुल हार्मोन्स की तरफ कन्वर्ट नहीं होता, बॉडी एकोमोडेट नहीं कर पाती है, तो वो चीज भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। मॉर्निंग हाफ एन आवर उठते ही एकदम, चाहे वो कोई भी टाइम पे उठे, अमृत वेले जो हम सब उठ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी उठे तो भी जब उठे उसी टाइम मेडिटेट कर लेंगे तो दिस विल आल्सो हेल्प। एंड देन डेली हो सके, पर नहीं हो सके तो 5 डेज अ वीक का हमें अपना एक्सरसाइज रूटीन जरूर बनाना चाहिए, 45 मिनट्स एटलीस्ट का, जिसमें कि रेगुलर वॉकिंग और ये सब जरूर होना चाहिए। प्लस मेडिटेशन को हम लोग टाइम देते ही हैं, बाहर सैर करना, डीप ब्रीदिंग करना, और टाइमली टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो फिर हम फाइट कर सकते हैं, हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपने दी। तो आनंद साहब, अच्छा सविता आनंद भी, सविता आनंद बिन हाथ उठा रही है। मैं समझती इन दोनों भी थे मधुबन, डॉक्टर सतीश गुप्ता से भी करके आए थे।
डॉक्टर बहन जी, मैं एक दो बातें कहना चाहता था। जी आनंद साहब, वैसे भाई जी आपका नाम ले ही रहे थे। अच्छा, हाँ जी। मैं कहना चाह रहा था कि जैसे डॉक्टर सब्रवाल और डॉक्टर सविता सब्रवाल ने कोविड के समय में लोगों की सेवा की, तो ये जो दूसरों को देना होता है और जो जीवन हॉस्पिटल को क्रेडिबिलिटी मिली हुई है वर्षों से कि हाँ आज जो बहुत सी चीज़ें अन्य अस्पतालों में हो रही हैं या नहीं होती, तो एक विश्वास जो पैदा किया है, मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जीवन शैली की, कि हार्ट की प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए। इसी प्रकार से अगर मुझे कोई व्यक्ति मिला जो मेरे परिवार का नहीं है और मैंने उसकी मदद कर दी, तो मेरे हृदय को उससे बहुत लाभ होगा, और उससे अधिक लाभ तब होगा जब वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए अजनबी है, परेशानी में है, भूखा है, मैंने उसको भोजन दे दिया, उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा और मेरा शायद उससे दोबारा मिलना भी नहीं हो। तो वो जो है बिल्कुल एक 1 to 1 मैंने कुछ किया उसके लिए, अच्छा किया, उसका जो मुझे जो संतुष्टि मिलेगी बाद में उसकी, तो ये मैं पॉजिटिव चीज़ें कुछ बता रहा हूँ कि ये भी बड़ी लाभदायक है। यहाँ तक सोमवार को सुबह उठने की बात है, इस पर एक स्टडी और हुई थी कि ज़्यादा हार्ट अटैक सोमवार को सुबह होते हैं, ये सही है, लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं और कोई काम नहीं कर रहे, उनमें भी सोमवार को सुबह वही प्रतिशत ज़्यादा का मिला है। तो उसका फिर उन्होंने आगे चल के कारण एनालाइज किया। कारण ये निकला कि वेस्टर्न वर्ल्ड में शुक्रवार की रात, इतवार, शनिवार और इतवार के दिन शराब बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो उसका दुष्प्रभाव जो है वो काम करने वाले पर भी सोमवार सुबह तक आता है और रिटायर्ड पर भी आता है, क्योंकि वो भी परिवार के साथ, उनको भी 2 दिन मिल जाते हैं, ज़्यादा पी लिया कर लिया। तो ये जो व्यसन है, और ये तो मतलब एक तरह से एक, कोई कहते हैं किस्सा है कि एक औरत जो है एक मटका लेके बाजार में कुछ बेच रही थी, तो लोगों ने पूछा क्या बेच रही हो, कि मैं 10 पाप बेच रही हूँ। कि जब तुम पाप बेच रही हो तो कौन खरीदार है, कह रही है लाइनें लगी हुई है पाप खरीदने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले आप मत बुझाओ क्या चीज बेच रही हो, तो कि मैं इसमें शराब बेच रही हूँ मटके में और इसमें जो 10 विकार हैं सारे के सारे विकार हैं, और फिर ये पाप करेंगे। तो लोग इस तरह से जो है पैसा भी दे रहे हैं और परेशानी भी मोल ले रहे हैं। तो मोटे तौर से मेरा ये मानना है कि अगर हम समाज के लिए और अनजान लोगों के लिए कुछ करते हैं तो हमें जीवन में उसका भी लाभ मिलता है। ओम शांति। बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि देने की भावना तो वैसे ही बाबा हमें हर दिन सिखा रहे हैं। जब देने की भावना रखते हैं तो हमें खुशी मिलती है ना, दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं भी दिल को तंदुरुस्त रखने का साधन है। और हमारे ये भी तो गए थे ना मनोज भाई संतोष, ये भी तो मधुबन से वो करके आए हैं और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। सुना सकेंगे मनोज भाई, संतोष बहन? टाइम लगता है मनोज भाई के आने तक सविता आनंद में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? आप भी तो करके आए हो ना। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। हाँ जी, मनोज भाई भी तैयार रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो जो डॉक्टर साहब ने अभी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने अपने प्रोग्राम में बताया था, वो सारे का सारा जो है उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें समझाया था। तो उनका जो उनके हिसाब से ये है कि लाइफस्टाइल, मॉर्निंग वॉक, जैसे अभी इन्होंने भी बताया डॉक्टर सविता सब्रवाल जी ने, मॉर्निंग वॉक, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, और जो डॉक्टर साहब बताते हैं कि हाइपोथैलेमस में एक क्लॉक है जिसको मैंने और अभी गहराई से अंडरस्टैंड करना है, तो वो क्लॉक के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं तो हमारा जीवन जो है ये ठीक, और हार्ट वगैरह और बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक काम करते हैं। और साथ में मेडिटेशन, जिसमें उन्होंने बहुत इस बार भी स्ट्रेस किया था, सातों एनर्जीज के सागर, उनसे कनेक्ट होके तो उससे हार्ट और बाकी के ऑर्गन्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाकी जो मेडिकेशन वगैरह है जो डॉक्टर्स बताते हैं वो तो दवाई लेनी है, पर ये लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प करते हैं। ये सारा तो उसी का ही है ना, मेन तो जी जी। लाइफस्टाइल
जी। स्ट्रेस का। हाँ जी, ओम शांति मनोज भाई। हाँ बहन जी, मेरे कंप्यूटर में ना वो बोलने वाला है, उसमें खराब है, इसलिए टेलीफोन से कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप पूछ रहे थे हार्ट के अनुभव के बारे में। तो जैसा डॉक्टर गुप्ता ने बताया था, डॉक्टर सतीश गुप्ता ने, हम लोगों ने भी 3 शिविर किए लगातार, और तीनों शिविर में जो चीजें बताई गई थी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, उसको हमने 100% फॉलो किया। अच्छा, आज भी हमारे यहाँ घर जो भोजन बनता है वो उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल के बनता है, उसी के अनुसार बनता है। और सुबह दलिया, जिसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा होती है, सब्जियों की मात्रा, हरी सब्जियों की मात्रा होती है, उसका हम लोग सेवन करते हैं। और चाय कॉफी सब बंद, चीनी बंद, नमक बंद, मतलब नमक कम। तो इस तरह की हमने लाइफस्टाइल जब शुरू की, तो उसका परिणाम ये निकला कि 4 महीने बाद जब हमें दोबारा बुलाया गया, तो मेरे सारे पैरामीटर ठीक आए। और आज भी जब मैं करवाता हूँ तो बड़े धड़ल्ले के साथ मैं डॉक्टर्स के कह देता हूँ कि सब कुछ ठीक आएगा, और वास्तव में वो वैसा ही ठीक आता है। इससे पहले स्ट्रेस बहुत रहता था, टाइप ए पर्सनैलिटी था मैं। मुझे लगता था कि मेरे बिना दुनिया चल नहीं सकती, मैं जो कहता हूँ वो सही है, दूसरा व्यक्ति मेरे से कम जानता है। और मतलब ये मान के चलिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो काम ठीक नहीं होगा। वो सारी चीजें मैंने एक ही झटके में, जिस दिन डॉक्टर गुप्ता ने मुझे बताया कि आप वहाँ काम करवाने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं है, ये ऐसा मंत्र था। और आत्मिक दृष्टि से सबको देखना, उनके साथ बातचीत करना, मधुरता रखना, तो इस तरह के जब मतलब चीजें हमने अपनाई, तो उसका परिणाम है कि आज भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। और लार्ज हार्ट एनलार्जमेंट की जो प्रॉब्लम थी, डॉक्टर सबरवाल भाई इसको ज्यादा समझेंगे, और वैसे तो सभी समझते हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते आप तो मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा बता पाएंगे। तो वो मेरा जो प्रॉब्लम थी वो 1.5-2 महीने में खत्म हो गई। तो इस प्रकार मुझे बहुत फायदा हुआ। और अब भी मैं भी इसी मिशन में जुटा हुआ हूँ कि जो भी मुझे मिलता है मैं उसको मधुबन का रास्ता जरूर बताता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुपेंद्र भाई, आप जो कह रहे थे अभी 40 साल के बाद जो हमें टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनको ही करना है या सभी के लिए है? सभी को एक बार चेकअप कराना चाहिए? हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। तो अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं दीदी। मतलब कोई भी डिजीज अगर हम ले लें, चाहे हम कैंसर ले लें, चाहे हम कार्डियक डिजीजेस ले लें, तो हर चीज के अंदर एक होता है कि आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो उसको फैक्टर इवैल्यूएशन कहते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं। तो उसमें अगर मैं ब्रॉडली बोलूं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी की, तो चाहे कैंसर है या कार्डियक डिजीजेज है, उसमें हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उनके अंदर ऑलरेडी ये एक और फैक्टर है जिसमें हम जेनेटिक हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं TGF अल्फा और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं ना कि हाँ इनके फादर को भी हार्ट अटैक हुआ था, ये भी हार्ट में है, इनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, इनकी फैमिली में डायबिटीज है। तो दिस इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो उसमें हमें ये देखना है कि अगर नॉर्मली आपकी फैमिली में रन करता है, या आपकी मदर या फादर डायबिटिक रहे हैं, हाइपरटेंसिव रहे हैं, कार्डियक डिजीज उनको हुई है, तब तो डेफिनेटली 40 प्लस के बाद हम ये कहते हैं कि 6 मंथली प्रोटोकॉल होता है कि आपको टेस्ट कराने चाहिए। बहुत हैवी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बेसिक टेस्ट कराने होते हैं। उसमें जैसे मैंने बताया कंप्लीट हीमोग्राम, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल, ये बेसिक हैं। और अगर थायराइड का कोई हिस्ट्री है तो थायराइड। तो अगर हमें हमारी फैमिली हिस्ट्री है तब तो हमें 6 मंथली कराना है, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 1 साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। हर एक को कराना ही चाहिए ना। हाँ जी, बल्कि आजकल तो 30 के बाद भी ये कहते हैं कि अगर कोई सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो आपको जरूर साल में एक बार करना चाहिए। पर अगर नॉर्मली एक लक्षण नहीं भी है तब 40 के बाद सबको कराना चाहिए। क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि कैंसर हो गया, हार्ट अटैक, ये अचानक हो जाता है ना,
हाँ जी, कैंसर का भी अंदर इतना फैल जाता पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए ये हार्ट कहा अटैक जाता भी, हाँ जी, ब्लॉकेज तो शुरू से बहुत पहले से ब्लॉक तो होते रहते ना, हमें पता ही नहीं चलता, बिल्कुल। बाद में ही पता चलता है ना। तो ये सब चीजों के लिए हमें टेस्ट जरूर तो कराना। हमें जैसे बाबा भी कहते हैं, मुझे भी एक स्टेटमेंट ये है कि हमें शॉक्स नहीं लेने हैं, शॉकर्स बढ़ाने हैं। मतलब हमारे शरीर के शॉकर स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे कि गाड़ी के हम कहते हैं कि पहिए के शॉकर स्ट्रांग है तो कोई भी गड्ढे के ऊपर से वो निकल जाएगी। तो अगर हमारे शॉकर स्ट्रांग का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को हमने इम्यूनिटी बढ़ा ली, मेंटली स्ट्रांग कर लिया, हमने बाबा के साथ योग लगा लिया, ज्ञान है, तो हम लोग उतने चिंतित नहीं रहते। बट हमारे को फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई शौक के वो ना हो, हम प्रिपेयर्ड रहें कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डे। इसके लिए हम बहुत बार लोगों को कहते हैं कि बर्थडे फीस्ट, कि आप जब आपका बर्थडे होता है आप जन्मदिन के साथ कनेक्ट कर लीजिए। कि मैं अपने हर बर्थडे पे तो ब्लड नहीं देना चाहेगा इंसान, कि हर बर्थडे से मैं एक दिन पहले ब्लड टेस्ट कराऊंगा। तो एक दिन पहले का मतलब है कि मुझे पता चल गया कि अब मैं नए पड़ाव पे हूँ, तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल है, तो वो भी खुशी रहेगी। और बाई चांस कुछ पकड़ में आता है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो भी खुशी रहेगी कि मैंने पकड़ लिया। तो वो एक बुक मार्क रख लिया जाए। और उसमें बहुत ज्यादा नहीं कि कोई भी लैब जैसे कह रहा है कि जी आप ये 100 टेस्ट कराइए, 200 टेस्ट कराइए, हमें उतना नहीं करना है। क्योंकि अननेसेसरी कई चीजें हैं, विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, वो सबका कम आता ही है थोड़ा। अगर लक्षण है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है, अगर लक्षण नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कुछ पर्टिकुलर 8 से 10 टेस्ट हैं, सिर्फ वो हम ईयरली जरूर करा लें। और सिंपल बेसिक ECG बहुत है, सिंपल बेसिक एक्सरे चेस्ट बहुत है। उसके लिए हम इको कराने जाएं या हम सोचे CT स्कैन करा लें हर साल या MRI करा लें, वो सब की जरूरत नहीं है। तो बेसिक टेस्ट में सिंपल एक्सरे चेस्ट होता है, सिंपल ECG होता है, और ये बेसिक ब्लड टेस्ट हैं। और एक जरूर उस दिन बर्थडे से एक दिन पहले मैंने एक बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराया है, मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है, बस वो बहुत है। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आप एक बार पैकेज जो है ना, मतलब जो जो आपने बताया, अगर सविता बहन हमें व्हाट्सएप कर दे तो हम ग्रुप में डाल हम देंगे। हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे कि बेसिक टेस्ट क्या है, और कार्डियक ज्यादा बहुत सारे अलग अलग तरह के रहते हैं। तो अगर हम एक बेसिक बता दें और एक कार्डियक बता दें और एक लेडीज के लिए बता दें कि भाई हाँ ठीक है ये आप टेस्ट कर लीजिए, तो वो हम एक सिग्निफिकेंट है। अगर 40 के नीचे कोई लक्षण नहीं है तो हमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी की फिजिकल एंड मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। धीरे धीरे हर चीज को, जैसे बाबा कहते हैं बिल्डिंग भी पुरानी होती है, तो उसको हम लेते हैं। जो 50 प्लस के ऊपर होता था वो आज हम कहते हैं 40 प्लस। बट आई डोंट थिंक 30 प्लस तभी करें अगर कोई लक्षण आ रहे हैं या कोई हमें फील हो रही है कोई चीज। अगर तब तक हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख रहे हैं, अपनी डाइट अच्छा रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रख रहे हैं, और जैसे अभी उन्होंने भी बताया अच्छा है। उससे मुझे एक और चीज आई है कि हम सफेद जैसे कहते हैं, हार्ट डे वाले दिन ये भी कहते हैं कि सफेद कपड़े पहने, सफेद मन रखें, पर सफेद चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे वाइट शुगर है, वाइट मैदा है, वाइट नमक है, वाइट चावल है, ये चीजों से थोड़ा थोड़ा ध्यान चावल भी रखें। नहीं खाना डॉक्टर साहब? चावल बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए, प्रोसेस्ड राइस थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम ब्राउन खा रहे हैं तो फिर भी ठीक है। और इसी तरह सफेद शुगर ना लें, अगर हम ब्राउन शुगर ले रहे हैं कभी कभी और शक्कर ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैदा बिल्कुल अवॉइड करें, मैदे से बेटर है कि व्हीट लें, आटा लें। और नमक तो बताया ही है कि नमक कभी भी, इसको हम बोलते हैं एडेड सॉल्ट नहीं होना चाहिए। खाना बिना नमक के खाना नहीं शुरू करना है, एडेड सॉल्ट नहीं होना चाहिए। या ऊपर से दही में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया खाने में, मुझे तो थोड़ा ज्यादा नमक पसंद है, वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब मक्खन, मक्खन मक्खन का जो दीदी लेटेस्ट भी आया है उसमें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जो हाई फैट है उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ हम मतलब कि सरसों का तेल जैसे अच्छा माना जाता है, ऑलिव ऑयल अच्छा माना जाता है, बट कहीं ना कहीं 5 to 7% हमारे को प्योर ये होना चाहिए हमारी डाइट में। हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हमारा GIT अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा मक्खन, अगर आपको कोई प्री डिस्पोज प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। पर पराठा भी बना रहे हैं और पराठे के ऊपर एक चम्मच मक्खन भी डाल रहे हैं, नहीं। जब पूर्णा तक ठीक है कि हल्का सा आपने उसको वो कर दिया, वो इतना कुछ हानिकारक नहीं है। उतना हमें फोबिया नहीं होना चाहिए कि ओहो मक्खन खा लिया, देसी घी खा लिया, ऐसे नहीं। हम देखते हैं पुराने हमारे दादा वगैरह जो थे वो 90 साल 95 साल तक जीते थे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी थी। मैंने कितना कोलेस्ट्रॉल खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने वो बर्न कितना किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा जमा करने में, जैसे वहां पे भी मधुबन में कहते हैं जमा करना है जमा करना है, तो वो धीरे धीरे फैट और चीजें आर्टरीज में जमा हो जाती है। तो वो लालच तो खैर हम लोगों को नहीं है, पर इस तरह से ये नहीं है कि आप मक्खन खाते ही मेरी आर्टरी पतली हो जाएगी या जमा हो जाएगा,
ऐसा ये भी एक वो है बहुत ले गलत सकते हैं। मोशन। थोड़ा बहुत ले सकते हैं, हफ्ते में एक आध बार ले सकते हैं ना। जरूर ले सकते हैं, हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं, बाकी मतलब एक लिमिटेड उसमें ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार हम फ्राइड भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्राइड खत्म ही हो गया और खाना ही नहीं है। डॉक्टर बट साहब, हम लोग घर पे सेंटर पे रिफाइंड तो बिल्कुल ही हमने हटा दिया। रिफाइंड की जगह पे हम सरसों का तेल यूज करते हैं सरसों का तेल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। भोजन सरसों का में, बहुत, सब्जी सब में, मतलब। हाँ जी। भाई जी पूछ रहे हैं हार्ट एनलार्जमेंट क्या है? तो दीदी इसको कार्डियोमेगेली कहा जाता है। मेडिकल टर्म में हम बहुत बार लोगों ने सुना होगा कि सिंपल साधारण एक्सरे चेस्ट भी करते हैं तो उसमें आता है कि कार्डियोमेगेली आ रही है। तो अगर आप देखें कि नॉर्मल जो एक्सरे चेस्ट अगर ऐसे है मेरी, तो उसमें यहाँ पर हार्ट की शैडो दिखाई देती है। अगर वो शैडो ही थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है तो साधारण मतलब मैंने एक्सरे चेस्ट पे ही डायग्नोज कर लिया कि इस इंसान का हार्ट बढ़ा हुआ है। उसको करने के लिए अब मुझे डायग्नोज कैसे करना है, तो उसके लिए इकोकार्डियोग्राम जो साधारण तरह का हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड है वो किया जाता है। अगर उसके अंदर भी मुझे दिखाई देता है, उसमें हम 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, कि मतलब कि 55% के करीब एवरेज ठीक है। अगर वो उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब मेरा हार्ट जितना ब्लड उसको पंप करना चाहिए बॉडी में उतना नहीं कर पा रहा। तो एक तो वो चीज मुझे पता चली कि मेरा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो उसका कारण हो सकता है कि हार्ट बड़ा हो गया, उसकी मसल उतनी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो वो बॉडी में ब्लड ही नहीं पंप करेगा, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि लकवा मार सकता है और सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा हो गया कि अगर हार्ट की साइज बढ़ गया है तो वो भी इकोकार्डियोग्राम में पता चल जाएगा। अब ये होता किस कंडीशन में है, कहीं तो बचपन में ही हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, तो वो तो कार्डियक एनोमलीज हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज हैं, उसमें तो मैं ज्यादा नहीं अभी बताऊंगा, लोगों को नहीं समझ पाएंगे और जरूरत नहीं है। पर उसमें ये समझना है कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि हार्ट में जैसे कहते हैं छेद है या हार्ट बड़ा ही हो गया और उसकी मसल्स नहीं काम करती। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस एज में कि अगर हमें अभी पता चलता है कि हमारा हार्ट एनलार्जमेंट है, तो वो बहुत सारे फेलियर्स की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर हार्ट फेलियर हो रहा है थोड़ा सा, मतलब हार्ट काम नहीं कर पा रहा, तो वो सबसे कॉमन कारण है। वो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी हो सकता है, कई लोगों को सीओपीडी है, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है, सांस अच्छे से नहीं आ रहा, तो उसके अंदर उस कंडीशन के अंदर भी हार्ट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। कईयों को हार्ट ही प्रॉब्लम है कि उनके हार्ट की जो नसें हैं वो बंद, मतलब उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो हार्ट फूलना शुरू हो जाता है। और एक कॉमन डिजीज है जो लिवर की डिजीज बोलते हैं, मतलब कि लिवर जो हमारे शरीर के टॉक्सिन निकालता है। तो जिन लोगों को कई बार लिवर खराब हो जाता है ड्रिंक करने की वजह से, या वैसे उनके लिवर में जॉन्डिस हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी का जो पानी है समझिए और जो टॉक्सिन है वो नहीं निकल पा रहा, तो वो बैक प्रेशर की वजह से, जिसको राइट हार्ट फेलियर बोलते हैं, हार्ट बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये 4-5 मेन कारण है जो कि हो सकता है, जिसमें कि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम और हार्ट की ही प्राइमरी प्रॉब्लम की वजह से हार्ट बड़ा हो जाता है। बहुत अच्छा। विनोद भाई निश्चिंत बेन कुछ कहना चाहते हैं? दीदी ओम शांति। हाँ जी, ओम दीदी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती थी, जैसे नमक के लिए उन्होंने बताया, तो टाटा नमक की जगह पर हम लोग सेंधा नमक यूज करते हैं, तो वो तो बॉडी के लिए बेस्ट है ना? हाँ बहुत अच्छा है, सेंधा नमक बेस्ट है। हम लोग भी सेंटर में टाटा नमक बिल्कुल हटा दिया है, सेंधा नमक ही यूज करते हैं हम लोग। सेंधा जी नमक जी। बहुत अच्छा माना जाता है। और कहीं किसी को चटपटा या ज्यादा खाने का हो तो काली मिर्च और काला नमक बहुत अच्छा है। अगर आप कभी ओके। थोड़ा ऐड करना चाहें रादर देन लाल मिर्च पे चले जाएं या हरी मिर्च। हरी मिर्च तो एक लिमिट तक ठीक है, अगर बॉडी टॉलरेट कर रही है तो जी विटामिन सी भी है और वैसे इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। पर जी जी लाल मिर्च को जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है, बाकी जी सेंधा जी। नमक बेस्ट है। जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। अंजू बंसल बहन भी कुछ कहना चाहती हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी मदर का हार्ट एनलार्ज है और अभी वो 78 की है, तो उनका ना सांस बहुत फूलता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो और वही, उनके मतलब वो मेडिसिन चलती रहती है, बस यही है। तो क्या ये हेरिडिटी भी होती है डॉक्टर साहब? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, हार्ट एनलार्जमेंट का एक मेन कारण कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, जिसको मतलब ये नहीं कि हार्ट फेल कर गया है, बट इसका मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेशन अच्छे से प्रॉपर ना होने के कारण ऑक्सीजन, बेसिकली हम रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं।
अब कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बॉडी में ज्यादा होती जा रही है, ऑक्सीजन मैं अच्छे से ले नहीं पा रहा, तो लंग्स कमजोर हो रहे हैं, उसकी वजह से बैक प्रेशर होता है और बैक प्रेशर में हार्ट बढ़ता जाता है। अब ये अगर हम कहें कि ये हेरिडिटरी है या ये आगे जा सकता है, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी होती हैं, पर वो ज़्यादा जैसे एस्थमेटिक है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है वो ज़रूर होती हैं। तो आपको भी ये है कि प्रिकॉशन अपनी लेनी चाहिए कि थोड़ा सा, जैसे अगर 40+ है तो मैंने बोला कि सिंपल जो ईयरली आपका टेस्टिंग है उसमें एक साधारण एक्सरे चेस्ट ज़रूर हो जाए। और अगर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है कि मुझे सांस अच्छे से नहीं आ रहा है या मैं भी सीढ़ी चढ़ती हूँ तो सांस फूलना शुरू हो गया है, तो उसमें एक सिंपल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो कि कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है। साधारण हमें एक यंत्र होता है, उसके अंदर फूंक मारनी होती है, वो कंप्यूटर में सारा आ जाता है कि हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, ऑक्सीजन कितना है, एसिड कितना है। तो वो टेस्टिंग भी आप करवा सकते हैं अगर कोई लक्षण आते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि मदर को है तो आपको जरूर होगा, ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर सांस मेरा फूलता है सीढ़ी चढ़ते हुए भी, और वैसे भी मेरे को ना जैसे सीजनल थोड़ा सा प्रॉब्लम है ब्रीदिंग की। तो आप सिंपल एक एक्सरे चेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT कहते हैं उसको, वो जरूर करा के रखिए अपना, वो सिंपल है और उसमें क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल आपको बेसिक दवाइयाँ चल सकती हैं और ठीक हो जाओगे आप। जी थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप दोनों का, और सविता और आनंद साहब और मनोज भाई ओम सबका। शांति दीदी। दीदी एक सवाल पूछना था, मतलब 2 पूछने हैं एक्चुअली। चीनी की जगह देसी खांड खा सकते हैं ना? जो देसी खांड भी आती है, खांड, देसी खांड, सफेद चीनी की जगह। हाँ जी खा सकते हैं, वो भी अच्छी है। बेसिकली हमें प्रॉब्लम प्रोसेस्ड शुगर की है ना, सब कुछ बनना तो शुगर केन से ही है, करने से ही बनता है। जितना जितना हम प्रोसेस करते जाते हैं तो उतना उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है, जो उसकी चीजें हैं। आपको पता होगा कि शुगर में भी फाइबर हो सकता है। तो खांड भी गन्ने से बनता है? देसी खांड ठीक है, हाँ, मतलब जैसे गुड़ हमें पता है कि गन्ने से बनता है, तो जितना प्रोसेसिंग होती रहती है उसके बाद फाइन शुगर बनती जाती है। तो देसी खांड अच्छा है, देसी खांड मतलब लेना, वो भी लिमिटेशन में है। और पर ये है कि कई लोग ये होते हैं कि भाई बाकी शक्कर बहुत अच्छी है, गुड़ बहुत अच्छा है, वो और एक चीज और पूछनी थी कि कहते हैं कि अगर सफेद नमक नहीं खाएंगे, जैसे हम सेंधा नमक ले रहे हैं, तो आयोडीन की कमी हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा अपना ऐसा है कि आयोडाइज सॉल्ट अगर आप अच्छा कंपनी का ले रहे हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। पर अगर किसी को बेसलाइन प्रॉब्लम है, किसी को आयोडीन का ऑलरेडी अगर कमी है, तो उनको तो जरूर लेना चाहिए आयोडाइज सॉल्ट। बट अगर नॉर्मल है तो ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं लेंगे तो आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी। नहीं, जैसे मुझे थायराइड है तो हाँ, फिर सेंधा नमक। तो आप सेंधा नमक लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ठीक है, उसमें कोई, आप तो थायराइड की मेडिसिन भी ले ही रहे होंगे वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आयोडाइज सॉल्ट इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर आयोडीन और थायराइड। ये सोचिए कि मैं वो ले रही हूँ उसकी वजह से मेरा आयोडीन कंटेंट बढ़ रहा है या मेंटेन हो रहा है, ऐसा नहीं है। इतना नहीं है कि हम वो लें। बट ये स्टार्टिंग में बोला जाता है कि जिनको मतलब आयोडाइज सॉल्ट नहीं लिया शुरू में और जिनको टेंडेंसी थी, उनका डेफिनेटली आयोडीन डेफिशिएंसी या गोइटर हो जाता है उनको। तो वो ऐसा नहीं है कि अभी अब आपको एक दवाई की तरह नमक काम करेगा, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद।